शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम फॉरेन वाले हिस्से के साथ में। आज फॉरेन वाले पेज में हम एक फेमस व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं। मतलब जो चर्चित व्यक्ति वाला हमारा जो पोर्शन है, आज हम फॉरेन वाले हिस्से से उसको कवर करने वाले हैं। यूपीएससी ने कई बार जो क्वेश्चन पूछे हैं सही जोड़ी के रूप में पूछे हैं और पार्टिकुलरली किसी व्यक्ति का नाम पूछा है और डायरेक्टली पूछा गया है कि इनका संबंध किस देश से है। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पार्टिकुलरली कोई व्यक्ति यदि न्यूज़ में रहा है तो वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, आप इतनी मोटे मोटे पे तैयारी करिए। तो एएफपी जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, अरमान सोल्दिन की हत्या कर दी गई है। हत्या हो गई है एक रॉकेट फायर के माध्यम से। ईस्टर्न यूक्रेन की बात यहाँ पर हो रही है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, अरमान जी हैं। एएफपीएस यूक्रेन वीडियो कोऑर्डिनेटर अरमान सोल्दिन को मार दिया गया है ट्यूसडे के दिन एक रॉकेट फायर के द्वारा, और ये घटना घटित हुई थी चासिव यार, ईस्टर्न यूक्रेन में। ये अटैक उस टाइम में घटित हुआ था जब लगभग 4:30 हो रहे थे। ठीक है, शाम के टाइम की ये घटना है। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन क्लोज टू बाखमुत। तो ये जो एरिया है पार्टिकुलरली बाखमुत के किनारे में पड़ता है। 32 साल इनकी उम्र बताई जा रही थी। एक फ्रेंच नेशनल थे, फ्रेंच की नागरिकता थी इनकी। एंड वाज किल्ड व्हेन ए रॉकेट स्ट्रक क्लोज टू वेयर ही वाज लाइंग। तो जहाँ पर ये थे, बदकिस्मत से ऐसा हुआ कि वहीं पर रॉकेट गिरा और इनकी डेथ हो गई। तो अरमान जो सोल्डिन हैं, ठीक है, किस से बिलोंग करते हैं? ये फ्रेंच नेशनल थे। इसके बाद सेकंड वाला जो हमारा हिस्सा रहता है वो मैप वाला रहता है। तो आज मैप के अंतर्गत हम देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, मतलब पार्टिकुलरली हम बात करेंगे यहाँ पर यूरोप की। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में तो देखेंगे ही, साथ साथ में हम थोड़ा सा यूरोप के बारे में भी बेसिक जानकारी देख लेंगे कि यूरोप के आसपास में और क्या क्या पड़ता है, कौन कौन सी जियोग्राफिक लोकेशन महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो पहला मैप दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकुलरली हमने उठाए हैं ताकि यूरोप के बारे में थोड़ी सी हमारी जो बेसिक जानकारी है वो बनी रहे। पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप महाद्वीप का है। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करता है। ये पूरा इस प्रकार से ये फैला हुआ है। इधर का हिस्सा हो जाएगा हमारा एशिया। नीचे की तरफ आते हैं आप, काकसस माउंटेन, ठीक है। तो जो काकेसस पर्वत है एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। इस महाद्वीप में हम देखते हैं बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये यूरोप महाद्वीप में हमको लगभग 46 देश देखने को मिलते हैं और ये विश्व का सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाद्वीप माना जाता है। सबसे ज़्यादा नगर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फेमस नगर हमको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम यदि माउंटेन्स की, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड लोकेटेड हैं। इस हिस्से में यहाँ पर हमको स्कैंडिनेवियन माउंटेन देखने को मिलता है। फिर और बॉर्डर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे नीचे यदि हम आते हैं आइबेरियन पेनिसुला, मतलब यहाँ पर पुर्तगाल, स्पेन, ये सब देश लोकेटेड हैं और यहीं पर आइबेरियन पेनिसुला लोकेटेड है। फिर यहाँ पर हमको आल्पस माउंटेन देखने को मिल जाते हैं, एपिनेस माउंटेन देखने को मिल जाते हैं, कारपैथियंस माउंटेन देखने को मिलेगा। फिर कुछ नॉर्दर्न यूरोपियन मैदान भी हमको देखने को मिल रहे हैं और ये है ईस्ट यूरोपियन प्लेन। ईस्ट यूरोपियन प्लेन हम इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो मैदान है ये ईस्ट की तरफ में लोकेटेड है। ये है बाल्कन्स, ये है एपिनीस और ये है आइबेरियन पेनिसुला।
स्कैंडिनेवियन माउंटेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यूराल माउंटेन महत्वपूर्ण है, और काकेसस। इसके अलावा ये है कार्पेथियंस और ये है बाल्कन्स। तो ये तो महत्वपूर्ण इसके माउंटेन हो गए। इसके अलावा यदि हम देखें महत्वपूर्ण रिवर की बात करें, ठीक है, तो यूरोप जो है, यूरोप की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए आप, ठीक है, ये है डैन्यूब रिवर। ये यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण रिवर मानी जाती है। तो जो डैन्यूब रिवर है इसकी 2842 किलोमीटर लेंथ है। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के किनारे काला सागर में अपने पानी को छोड़ती है। डैन्यूब नदी के किनारे कौन कौन बसा हुआ है? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड लोकेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शहर भी लोकेटेड हैं, इसलिए जो डैन्यूब रिवर है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने पानी को कहाँ पर गिराती है? ब्लैक सागर में गिराती है, ब्लैक सी में, यूक्रेन की बाउंड्री से होते हुए। तो यूक्रेन की बाउंड्री से होते हुए ये जो ऐसे करके जो मुड़ी है ना, ये यूक्रेन की बाउंड्री से होते हुए अपने पानी को कहाँ पर भेज रही है? ब्लैक सी में छोड़ देती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से महासागरों से यूक्रेन घिरा हुआ है। तो यदि आप यूरोप की बात करें तो नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव सागर पड़ता है, नॉर्वेनियन सागर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ सी पड़ जाता है हमारा, नॉर्थ की तरफ में यदि हम जाते हैं। बाल्टिक सागर भी देखने को मिलता है, बाल्टिक सागर, नॉर्थ सागर, नॉर्वेरियन सी, ये सारे के सारे नॉर्थ में लोकेटेड हैं। इसके अलावा नॉर्थ की तरफ में आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन से ये घिरा हुआ है। नीचे की तरफ यदि हम आते हैं साउथ की तरफ में, तो मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, भूमध्य सागर के साथ में ये अपनी बाउंड्री बनाता है। इसके अलावा ब्लैक सागर, और यदि आप थोड़ा सा पूर्व की तरफ में बढ़ते हैं तो कैस्पियन सागर के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो महत्वपूर्ण महासागर को हमने देख लिए कि भूमध्य सागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर किधर पड़ता है। बात यदि हम करें यूरोप के सबसे ऊंचे पॉइंट की, सर्वोच्च शिखर यहाँ का है एल्बुर्ज, और जो कि रसिया में पड़ता है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक है, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। आल्प्स माउंटेन कहाँ पड़ गया हमारा? ये रहा आल्प्स माउंटेन। आल्प्स माउंटेन की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ब्लैक, ये लिखाना है ना, माउंट ब्लैक 4807 मीटर। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है फ्रांस के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण नदी हम देख चुके हैं कि डैन्यूब है, 2842 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा रिवर, ठीक है। अब वोल्गा रिवर कहाँ पर लोकेटेड है? ये देखिए, यहाँ से निकली है, इस प्रकार से नीचे आती दक्षिण की तरफ और कैस्पियन सागर में अपने पानी को गिराती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा रिवर, 3687 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। कहाँ पर मिला दिए हैं इसको अपन ने? वोल्गा को डॉन रिवर में। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। इसको क्या है, डॉन रिवर के साथ में जोड़ दिए हैं। ये देखिए, जैसे कैस्पियन सागर से ब्लैक सागर में किसी को जाना है तो वोल्गा से होते हुए जाएगा ये डॉन रिवर में, इसको जोड़ देंगे। इस प्रकार से इसका जो इसके माध्यम से हम परिवहन को संभव बना पाए हैं। अब अगला हमारा जो हिस्सा है मैप के अंतर्गत वाला, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज जो कंट्री न्यूज़ में रही है वो यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम देखिए, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड हो गया हमारा सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, ठीक है। ये स्कॉटलैंड है और ये हो गई इसकी कैपिटल ग्लासगो। बेन नेविस यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, इसके पहले भी हमने डिस्कस किए थे। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है ये ऊंचाई वाला हिस्सा है। तो सबसे ऊपर में पड़ता है स्कॉटलैंड और ये रेड लाइन से इसकी बॉर्डर बना दी गई है।
बीच वाला जो हिस्सा है आपको लंबा सा एरिया, ये इंग्लैंड है, ठीक है। और यदि आप इसके पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो ये पड़ जाता है वेल्स कंट्री। कौन सी कंट्री? वेल्स है, और यहाँ पर कैम्ब्रियन माउंटेन्स लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की। तो पूरा लंबा लंबा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा इंग्लैंड को दिखाता है, और ये हो गई इसकी कैपिटल लंदन। और 0 डिग्री वाली जो रेखा है, प्राइम मेडिरियन रेखा है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इंग्लिश चैनल का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये जो इंग्लिश चैनल है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को आपस में अलग करता है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो ब्रिटेन के अंतर्गत तो 3 देश आ गए। जब हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, इसका मतलब हो गया कि इसके पूर्वी, पश्चिमी और नॉर्थ वाले हिस्से में ये देश कंट्री लोकेटेड इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड को यदि हम मिला देते हैं, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस ब्रिटेन, मतलब ये बन गया यूनाइटेड किंगडम। पार्टिकुलर पूरा का पूरा मैप जो दिख रहा है आपको यूनाइटेड किंगडम का, नॉर्दर्न आयरलैंड को आप इसमें शामिल कर लीजिए। ये आयरलैंड है और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड यदि आप इसमें मिला लिए तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। आयरलैंड को हमको इसमें नहीं जोड़ना है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन और नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी हो गई बेलफास्ट। सेल्टिक सागर कहाँ पड़ता है, आयरिश सागर कहाँ पर पड़ता है, अटलांटिक ओशियन कहाँ है, ये आप इसकी लोकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ सी किधर पड़ेगा? यूनाइटेड किंगडम के पूर्वी वाले हिस्से की तरफ पड़ेगा। अटलांटिक ओशियन किधर पड़ेगा? यदि आप यूनाइटेड किंगडम के पश्चिम और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं। तो आयरिश सागर किधर है? ये रहा आयरिश सागर। उसके नीचे सेल्टिक सागर पड़ता है। इंग्लिश चैनल ये रहा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करने का काम करता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखेंगे, ताइवान से रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यदि ताइवान की जगह आप हटा कर के इंडिया को खड़ा कर दें तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि ताइवान ने अभी तक अपने नागरिकों के हेल्थ के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, कोविड-19 से वो किस प्रकार से लड़ाई लड़ा है, अपने नागरिकों को वहाँ से बाहर निकाल करके लेके आया है, इसी प्रकार की एफर्ट्स इंडिया को भी करने चाहिए। तब जाकर के हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो हेल्दी रहें, उनके हेल्थ के ऊपर का जो खर्चा है वो उसको हम कैसे करके कम कर सकते हैं। तो राइट टू हेल्थ का गोल ताइवान हासिल करना चाहता है। इसके साथ साथ में ताइवान ने वर्ल्ड के हेल्थ के लिए, अपने नागरिकों के हेल्थ के लिए क्या क्या रोल अदा किया है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो विश्व है चौथे साल में एंटर कर रहा है जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है, और कोरोना के चलते चलते जो सिचुएशन बनी थी वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते जा रही है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो बॉर्डर के रिस्ट्रिक्शन है वो हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस है आज के टाइम में फोकस कर रहा है पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के ऊपर, कि कैसे करके हम कोरोना से अपनी कंट्री को रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि एफर्ट को तेज कर दी हैं ताकि वो अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें हेल्थ के साथ साथ में वेल बीइंग फॉर ऑल एंड फर्दर द रियलाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सभी देश की जो सरकारें हैं प्रयास को तेज कर दी हैं ताकि वो हेल्थ को अचीव कर सकें। लोगों की वेलबींग के लिए उन्होंने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस कहता है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर के आइए। इसके लिए भी कंट्री ने काम करना चालू कर दिया है। और ये जो SDG गोल थे इनकी प्रोग्रेस कोविड-19 के चलते चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। वहीं हम ताइवान की अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने वर्ल्ड की बात की है, इसके बाद सीधे ताइवान के ऊपर फोकस किया जाता है कि ताइवान पूरी तरह से सपोर्ट करता है हेल्थ रिलेटेड SDG गोल्स को
एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 3 बिलियन टारगेट को। ताइवान पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से फोकस कर रहा है एसडीजी के गोल को अचीव करने में। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो 3 बिलियन टारगेट रखा है उसके ऊपर भी ताइवान सपोर्ट कर रहा है। ताइवान ने कमिटमेंट किया है कि हम बिल्ड करेंगे, निर्माण करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रेजिलेंट और इक्विटेबल हेल्थ सर्विस सप्लाई चेन। हेल्थ सर्विस सप्लाई चेन ये क्या चीज़ हो गई? जैसे कि हम देखते हैं कोविड-19 के दौरान में जो कच्चे माल की सप्लाई है, कभी वो बाधित हो जा रही थी, कभी हमारे पास में बेडों की कमी चले जा रही थी, ठीक है, कभी हम देख रहे हैं वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई चेन की जो श्रृंखला है वो हेल्थ के ऊपर में हमेशा बराबरी से बनी रहे, इसके ऊपर भी ताइवान कमिटमेंट करता है। इसके अलावा ताइवान कहता है कि हम मेंटेन करेंगे एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम लेकर के आएंगे, प्रोवाइड करेंगे डिजीज़ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट करेंगे थ्रू ए रोबस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। हमारा जो प्राइमरी केयर हेल्थ सिस्टम है उसको भी हम सुधार करेंगे, ऐसा ताइवान का कहना है। ताइवान की इच्छा है और ताइवान इतना योग्य है कि वो शेयर कर सकता है अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है, जो कि उसने हासिल किया है क्रॉस सेक्टोरल इनोवेटिव एंड पीपल सेंटर्ड हेल्थ अप्रोच टू हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है उसकी मदद कर सकते हैं। वर्क टुवार्ड द रियलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड एसडीजी, ताकि जो अदर कंट्रीज़ हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ फोकस कर सकें। ताइवान का पैंडमिक रिस्पॉन्स किस प्रकार से रहा है? तो हम देखते हैं कोविड-19 पैंडमिक के दौरान में ताइवान ने काफ़ी प्रभावशाली तरीके से मिटिगेट किया था, कम किया था कोरोना के इफ़ेक्ट को। इसके लिए उसने क्या काम करा? वहाँ का जो सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको लिवरेज किया, उसको कम्प्रहेंसिव किया। इसके अलावा जो वेल ट्रेंड पर्सनल है उनको वो लेकर के आया, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलांस जारी किया, इन्वेस्टिगेशन चालू किया, एनालिसिस सिस्टम तैयार किया, तब जाकर कोरोना से लड़ाई लड़ पाया है। इस मामले में ताइवान के जो लोग हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। टू बाई फॉलोइंग एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन सोशल बिहेवियर अपनाया। इसके अलावा फॉलोइंग क्वारंटाइन रेगुलेशन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, क्वारंटाइन के जो नियम कानून थे उनको फॉलो किया, वैक्सीन लगवाया। इसलिए हम कहते हैं कि जो ताइवानीज़ लोग हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। जब हम कंपेयर करते हैं 38 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मेंबर स्टेट एंड सिंगापुर, ताइवान रैंक 6th लोवेस्ट कोविड-19 मॉर्टलिटी एंड केस फैटालिटी रेट। 38 जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट मेंबर स्टेट हैं, कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर जैसे देशों की लिस्ट यदि हम देखें तो कोरोना के चलते चलते जो मॉर्टलिटी और केस फैटालिटी रेट रही है उसमें ताइवान का 6वें नंबर का स्थान रहा है, मतलब बेहतरीन उसने काम किया है। ताइवान को 4th हाईएस्ट रैंकिंग मिली है फॉर कवरेज रेट ऑफ एटलीस्ट 1 कोविड-19 वैक्सीन डोज एंड 3rd हाईएस्ट टर्म ऑफ वैक्सीन बूस्टर एडमिनिस्टर। ताइवान को रैंकिंग हासिल मिली है 4थे नंबर की, ठीक है, एटलीस्ट 1 कोविड-19 वैक्सीन की कोई ना कोई ने लगवा ही लिया है, और तीसरे नंबर में गया है बूस्टर डोज जो कंट्री बेहतरीन तरीके से लगाए हैं। तो सिंगल डोज के मामले में 4था रैंक रहा और तीसरा रैंक रहा था बूस्टर डोज के मामले में। अब लास्ट ईयर विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने आउटलाइन किया था 5 प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, 5 साल के लिए, जैसे कि हेल्थ को प्रमोट करना, इसके अलावा प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, प्रोटेक्टिंग हेल्थ, पावरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मिंग, ये 5 चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी। फिर भी WHO का जो अचीविंग वेलबींग
WHO की जो वेलबींग अचीविंग है एक ड्राफ्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क, ताकि किसके लिए है ये, इंटीग्रेटिंग वेलबींग इनटू पब्लिक हेल्थ दैट यूटिलाइज्ड ए हेल्थ प्रमोशन अप्रोच फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू हेल्थ फॉर ऑल। बाद में कहता है कि आप कमिटमेंट करिए सभी के लिए हेल्थ समान रूप से। आगे फिर बताया जाता है कि किस प्रकार से जो ताइवान है प्रिवेंशन कर रहा है डिसीज़ का, यदि कोई भी रोग फैला है तो उसको कैसे करके प्रिवेंट कर पा रहा है। जैसे कि पहला कदम जो ताइवान की तरफ से उठाया गया था वो क्या था, वो था अपने नागरिकों का बीमा कराना, उनका इंश्योरेंस करवाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता। और आप देख लीजिए कि ये कितने टाइम पहले से ही ताइवान ने चालू कर दिया। 1995 से ही ताइवान ने हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम लेकर के आया था जो कि यूनिवर्सल था। ऐसा नहीं कि मुझे इंश्योरेंस मिल रहा है आपको नहीं मिल पा रहा है, तीसरे नंबर के व्यक्ति छूट जा रहा है, चौथे नंबर को छोड़ दे रहे हैं आप। उसने यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम लेकर के आया था 1995 में, जो कि प्रोवाइड करता है डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल। रोगों से सरकार प्रिवेंट करेगी। इसके अलावा जो हेल्थ केयर सर्विस है सभी के लिए लाई गई थी 1995 में। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर दिया गया, इसमें प्री नेटाल चेकअप है, गेस्टेटन डायबिटीज़ स्क्रीनिंग है, अनीमिया टेस्टिंग है एंड 3 अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन टू रिड्यूस प्रेगनेंसी रिस्क एंड प्रमोट मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ। इसमें बच्चे से लेकर के प्रेग्नेंट महिला तक, चाहे वो एनीमिया की बीमारी हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो डायबिटीज़ का रोग हो, सारी की सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, ऐसे कपल जिनके लड़के बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा reduce the financial burden of in vitro fertilization. The government has continued to expand subsidized fertility treatment program. सरकार ने इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड चालू कर दी। आप सोचिए ये जो चीज़ है भारत में यदि आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आप सोच सकते हैं कि जिनके लड़के बच्चे नहीं हो रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी से यदि अपना बच्चा लाते हैं, अपना बच्चा करते हैं तो कितना उनको महंगा पड़ जाता है। कोई गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता है, वो ज़िंदगी भर वैसे ही रह जाएगा बिना लड़के बच्चे का, या फिर क्या काम करेगा, गोद ले लेगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी को नहीं अपना पाएगा। तो इसके लिए जैसे ताइवान की सरकार कर रही वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को भी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है ताइवान की गवर्नमेंट की हेल्थ केयर एंड हेल्थ एजुकेशन भी लोगों को प्रोवाइड करना सरकार चालू कर दी है। ताइवान के पास में बहुत सारे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट प्रोग्राम हैं, किसके लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए। एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल में क्या आ जाएगा, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे के ऊपर फैलता है, जिसको हम संचारी रोग बोलते हैं। इसमें इंक्लूड है जो क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसीज़ है, इसको टारगेट करना, हेल्प असिस्ट एट रिस्क ग्रुप, जो रिस्क ग्रुप है उनको सहायता प्रोवाइड करना, उनकी हेल्प करना, डाइट एंड एक्सरसाइज गाइडेंस एज वेल एज स्मोकिंग एंड बीटल नट सेसेशन इंफॉर्मेशन टू एम्पावर पीपल। लोगों को स्मोकिंग के लिए भी जागरूक किया जाता है कि आप स्मोकिंग करते हैं तो क्या क्या नुकसान होगा, क्या आपकी डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज के क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें भी सरकार जारी करती है। इसके अलावा ताइवान सपोर्ट करता है ग्लोबल फाइट अगेंस्ट कैंसर। पूरा विश्व जिस प्रकार से कैंसर की बीमारी से लड़ाई लड़ रहा है उसी प्रकार से ताइवान भी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गोल रखा है कि वो रिड्यूस करेगा कैंसर मोर्टालिटी को 25% बाई 2025। जैसे आज के टाइम में 100 केसेस आ रहे हैं तो ये 100 केस को कितने, इसमें 25% हमें कमी लाना है 2025 तक, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टारगेट रखा है।
WHO क्या काम करता है? जो सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव लेकर के आया है। ताइवान सब्सिडी प्रोवाइड करता है सर्विकल स्क्रीनिंग को, स्क्रीनिंग मतलब जांच को। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमेविरस वैक्सीनेशन, और जो वैक्सीन लगाई जाती है उसके ऊपर भी ताइवान फोकस कर रहा है। HPV वैक्सीन्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू फीमेल स्टूडेंट। HPV वैक्सीन किनको लगाई गई है? जो फीमेल स्टूडेंट है, लड़कियां हैं 12 से 15 साल की जिनकी उम्र है 2018 से ही। और यहाँ पर जो कवरेज का रेट रहा है 92.1% रहा है दिसंबर 2022 तक, डेटा आप उठा करके देखेंगे तो। फिर ताइवान का नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आई, ये ऑफ़र करती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, इसके अलावा एक्सेस टू ए रेंज ऑफ इसेंशियल सर्विस, जो भी आवश्यक सर्विस है इसकी अलग अलग रेंज प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल रूप से प्रोटेक्शन देना लोगों को। तो जो कोविड-19 पेंडेमिक रहा है, हेल्प द इंटरनेशनल कमिटी, कोरोना ने इंटरनेशनल कमिटी को मदद किया है कि रिकॉग्नाइज करिए इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन को एंड डिजिटाइजेशन इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में डिजिटाइजेशन आने से कितनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। शहर में बैठा कोई डॉक्टर आज आपको फ़ोन लगा करके वीडियो कॉल के माध्यम से गोली दवाई का प्रिकॉशन दे देता है, ये गोली खाइए, वो मत खाइए, आपकी वहीं के वहीं जांच कर सकता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम है उसका क्या महत्व है, कोरोना से हम समझ पाए हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ताइवान प्रमोट कर रहा है डिजिटल हेल्थ और इनोवेशन को। इससे जो एक्सेसिबिलिटी है, लोग एक्सेस कर पा रहे हैं हेल्थ सिस्टम को। इसके अलावा क्वालिटी वाली हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें इंक्लूडिंग है प्लान्स फॉर ए नेक्स्ट जनरेशन NHI प्रोग्राम। सोचिए ताइवान कितना आगे है कि वो नेक्स्ट जनरेशन के NHI प्रोग्राम लेकर के आ रहा है। इनोवेटिव सर्विस यूटिलाइजिंग रियल टाइम टेली हेल्थ कंसल्टेशन, क्या क्या चीज़, कुछ इनोवेशन वाली सर्विस की हम बात करते हैं, जैसे कि आप रियल टाइम टेली हेल्थ सर्विस कंसल्टेशन ले रहे हैं रिमोट एरिया में। दूर दराज वाले जो आइलैंड में कोई गांव में व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी तुरंत कंसल्टेशन हो जा रही है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो ये कह सकते हैं कि इनोवेशन लाया गया है इस सेक्टर में। एंड इज़ एक्सप्लोरिंग एप्लीकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रास्ता खोला जा रहा है। ताइवान ने कोरोना के दौरान में इशू किया था लगभग 13 एक्सपोर्ट लाइसेंस। इसकी जो हर्बल फार्मूला है NRI-CM 101 ताइवान चिगवान यीहू, ताकि हेल्प कर सके ऐसी कंट्रीज़ को, ऐसे रीजन को जो कि वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं, महंगी पड़ रही है, वैक्सीन कम पड़ जा रही है, कोरोना से नहीं लड़ पा रहे हैं। ताइवान करंट में इम्प्लीमेंट कर रहा है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल ड्रग को बढ़ावा देना, जो गोली दवाई है वो ताइवान में ही बने, इसके लिए वो प्रमोट कर रहा है। एंड जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ये क्या होता है, ये वो चीज़ होती है जो गोली दवाई को बनाने के लिए ज़रूरी है, रॉ मटेरियल है, तो इसकी शॉर्टेज ना जाए, हमारे देश में ही गोली दवाई बने, ताइवान इसके ऊपर फोकस कर रहा है। ए प्लेस फॉर ताइवान, ताइवान हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सिंस 2017। एक बात जो खलती है ताइवान को ये है कि ताइवान को 2017 से विश्व स्वास्थ्य असेंबली ने बुलाया नहीं है। आज के टाइम में कोरोना कम हो गया है। इसके अलावा डायलॉग ऑन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड इज़ एक्सिलरेटिंग, और फोकस किसके ऊपर हो गया है कि जो हेल्थ सिस्टम है पूरे विश्व भर में उसको हम एक्सिलरेट करें। ताइवान शुड नॉट बी लेफ्ट आउट, यहाँ से ताइवान को आप लेफ्ट आउट नहीं कर सकते हैं। यदि ताइवान को आप इंक्लूड करते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में फिर से, इसका मतलब ये है कि पूरा जो विश्व है वो हेल्दियर रहेगा, मोर सस्टेनेबल रहेगा एंड मोर इक्विटेबल रहेगा।
इसके बाद अगला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो हमारे माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्कीम लेकर के आई है कि हम एक ऐसी मशीन तैयार करेंगे जिसके माध्यम से आपको वोट डालने के लिए अपने गांव नहीं जाना पड़ेगा। कर्नाटक में अभी हमने देखे हैं कि वोटिंग चल रही है, और ऐसे ही टाइम में ये आर्टिकल लिखा गया है, तो बहुत परफेक्ट टाइम में आर्टिकल लिखा है। कर्नाटक में हम देखते हैं बहुत सारे राज्यों से काम करने के लिए लोग जाते हैं, यूपी के लोग जाते हैं, बिहार के लोग जाते हैं, और अदर राज्यों के जाएं चाहे ना जाएं, 2 राज्यों का यहाँ उल्लेख किया जाता है कि ये जो मशीन आप लेकर के आए हैं ये बहुत अच्छी है। इससे हमें घर नहीं जाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ में यात्रा नहीं करना है, हमारा रुपया पैसा बच जाएगा, और ऐसे टाइम में आपका जो फंडामेंटल राइट है वोटिंग का, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आप उस समय में राजा होते हैं जब आप एक वोटर रहते हैं। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं नेता लोग, बाकी टाइम में आपको पूछते भी नहीं हैं, लेकिन उस टाइम में तो आपके आगे आके हाथ जोड़ते हैं, आपको भगवान मानते हैं। अब आप जब वोट ही नहीं डालेंगे तो आपके आगे हाथ कौन जोड़ेगा। और दूसरे नंबर की बात यह है, आपको लगता है कि सरकार के नियम कानून हमको पसंद नहीं है, आप सरकार को हटा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हमें दूसरी सरकार, हम इस बार इसको वोट नहीं देंगे, उसको वोट देंगे, वो देखते हैं कैसा काम करता है। आपके पास में पावर है, एक एक वोट इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। इसीलिए तो जो खटिया में पड़ा आदमी है 70 साल का, 80 साल का, उसको भी उठा के लोग लेके जाते हैं, खटिया में ले जाते हैं गांव में, ठीक है। आदमी मरने वाला है फिर भी उसके ऊपर लोभ रहता है सरपंच को, सांसद को, विधायक को, पार्षद को, उसका अंगूठा लगवाना वोट लेने के लिए। उसको पता है कि एक वोट की वैल्यू क्या है, 1 वोट 2 वोट से आदमी हार जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मशीन लेकर के आया है। बहुत सारे लोग इसकी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के कंसर्न हैं प्राइवेसी को लेकर के। कुछ जो लेबर हैं उनका कहना है कि मेरे को तो इस मशीन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्या पता मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ वो उसको वोट गया कि नहीं गया, पता चला किसी और को मैं डालना था, मेरे को कांग्रेस को चला गया बीजेपी को वोट। इस प्रकार की भी समस्याएं हो सकती हैं, मतलब पार्टिकुलरली प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर कंसर्न लोगों के हैं। अब बात आ जाती है कि लोग क्या चाहते हैं। अब हम कह तो रहे हैं कि जो माइग्रेंट लेबर हैं वो वोट डाल दें, उनके वोट लेने के लिए तो हम इतने आगे आ जा रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये चीज़ सोचा है कि वो जो माइग्रेंट लेबर हैं कर्नाटक में रह कर के काम कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है? क्या अभी आपने सोचा है? उनकी समस्या ये है कि देखिए, हम जहाँ काम कर रहे हैं पैसा हमको बढ़िया मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम हम घर जा पाएँ, ऐसा ना हो कि हम जहाँ काम कर रहे हैं मालिक हमको छुट्टी नहीं देता है। दूसरे नंबर की बात यह है, बेहतर मेडिकल की सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। यदि काम के दौरान किसी प्रकार की विकलांगता आ जाती, किसी प्रकार की हानि हो जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति उनको मिलना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है उनकी सैलरी। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप यहाँ तक ये देखेंगे, जैसे सेल जैसी जो महारत्न कंपनी है, वहाँ जो ठेकेदारी में काम करने वाले प्राइवेट वर्कर हैं उनको 300-400 रुपया दिन का मिलता है। कंपनी क्लेम करती है कि नहीं हम 800 रुपया देते हैं। बीच वाले जो लोग हैं उनके पैसे को खा जाते हैं, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो सुपरवाइज़र हो। और वर्कर के हाथ में कितने रुपया आता है? 350 रुपया, 250 रुपया, 280, 400। तो वो तो चाहते हैं ना कि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, कंपनी को इतना बड़ा प्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें पैसा तो बराबर मिल ही नहीं पा रहा, हमसे ज़्यादा मिल रहा परमानेंट वालों को काम, जबकि हम उनसे भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए जो बीच का सिस्टम चल रहा है ना, इस सिस्टम को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सब माइग्रेंट लेबर्स की समस्याएं हैं, इनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये देख लीजिए, 99% जो वर्कर ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है एज ए वोटर के रूप में कर्नाटका में। हमारी स्टडी बताती है अलग अलग जो लोकेलिटीज़ है ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स की,
from North and Northeast India showed that 99% of them were not registered as voter in Karnataka. बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन आप वोटर के रूप में रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए हैं। ये लोग कहाँ पर रहते हैं? ये पावर मिल के किनारे जो घर बने हैं वहाँ रहते हैं, या फिर कुछ जो अरेंजमेंट किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के किनारे वहीं पर अपना रहते हैं, वहीं पर बनाते खाते हैं। रिटेन देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट ऑफ देयर होम्स कॉन्स्टिट्यूंसीज। क्यों? क्योंकि उनका जो नाम है कहाँ पर है? जहाँ उनका घर है। माइग्रेंट वर्कर अक्रॉस इंडिया आर ऑफन अप्रहेंसिव। क्यों भयभीत रहते हैं? ठीक है, क्योंकि कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं, उनका रेसिडेंस जो है चेंज होते रहता है। अब मेरे को यहाँ परमानेंट नहीं रहना, मेरे को अपने घर ही जाना है, कहीं मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस ना हो जाए। एंड देयर इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू ब्रिंग देयर फैमिलीज विद देम। मैं अपनी फैमिली को यहाँ लाकर रख नहीं सकता, मैं काम करने जाऊँगा तो फैमिली की देखरेख कौन करेगा? इस चक्कर में वो अपनी फैमिली को यहाँ पर नहीं लाते हैं। बहुत कम माइग्रेंट लेबर ऐसे हैं, 5% से भी कम ऐसे हैं जिसकी फैमिली उनके साथ में रह रही है। ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाई दिस वाज केस, द माइग्रेंट सेड देयर लोकेलिटीज वर नॉट सेफ फॉर वुमेन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ का जो लोकल एरिया है, मोहल्ला है, वो वुमेन्स के हिसाब से सेफ़ नहीं है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को तक नहीं ला सकता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो मशीन लाई गई है उसका नाम है रिमोट वोटिंग मशीन, RVM जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। इसके माध्यम से वोटिंग की फैसिलिटी माइग्रेंट वर्कर को मिल जाएगी जिनको दिक्कत जा रही थी ट्रैवल करने में अपने नेटिव प्लेस में, ताकि वो वोट डाल सकें। कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया था। उनका कहना है ECI ने हमें उत्तर नहीं दिया है, रिस्पॉन्डेड टू पेंडिंग कंप्लेंट। अभी जो कंप्लेंट पेंडिंग है उनका तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया है। एंड क्वेश्चन अबाउट द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ EVM के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो ये फिर RVM तो नया है। इसके बाद सीधे चलते हैं फ्रंट वाले पेज की तरफ। पहली न्यूज़ जो हम देखने वाले हैं वो पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करने के चक्कर में क्या हुआ है, बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं उन्होंने जगह जगह पर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है। बहुत जगह जगह पर हम देख रहे हैं आगजनी की घटनाएं चालू हो गई हैं। तो आखिर कौन से केस के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक जो चीज़ यहाँ पर हमें समझना है वो है अल कादिर ट्रस्ट केस। इमरान खान, उनकी पत्नी बुसरा बीबी और उनके करीबी सहयोगी जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान ने अल कादिर प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया था। ये सब लोग मिलकर के बना रहे हैं, इसके एक परिवार वाले। क्यों बनाए थे? पंजाब के झेलम ज़िले की सोहावा तहसील में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अल कादिर यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। दस्तावेजों में ट्रस्ट के ऑफिस का पता बनी गाला हाउस इस्लामाबाद के रूप में उल्लेख किया गया। बुसरा बीबी ने बाद में 2019 में एक निजी रियल एस्टेट फर्म बहरिया टाउन के साथ दान प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रस्ट ने अपने सौदे के हिस्से के रूप में बहरिया शहर में 458 कनाल, 4 मरला और 58 वर्ग फुट की भूमि प्राप्त कर ली थी। मतलब कुछ जो भूमि है उसकी कीमत को भी कम आंका गया यहाँ पर। पाकिस्तान के वर्तमान जो आंतरिक मंत्री हैं राणा सनाह उल्लाह, उनका कहना है कि जो इतनी 458 कनाल की भूमि थी, मैं इसमें से इमरान खान ने अपना हिस्सा तय कर लिया और दान की गई तो जो 240 कनाल भूमि थी बुसरा बीवी के करीबी दोस्त फराह गोगी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। सरकार का दावा है कि इस भूमि की वैल्यू आपने कम आके, ठीक है। इसके अलावा दावा किया गया है कि इस ज़मीन के मूल्य को कम आंका गया और इमरान खान ने यूनिवर्सिटी के नाम पर अपना हिस्सा प्राप्त किया था। उनका कहना है कि इमरान खान ने इस मामले को दबाने की कोशिश भी करी।
इस प्रकार की उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो आई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बेसिक हम देखेंगे। तो जो एनजीटी है आखिर है क्या? एनजीटी एक प्रकार से कोर्ट के जैसा ही है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो होते हैं उसी प्रकार से एनजीटी भी होता है। लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं ना, ये कोर्ट की जगह में बनाए गए हैं। जिस प्रकार से उनको कोर्ट को पावर रहती है कि वो आपको सज़ा सुना सकते हैं, उससे कम पावर रहती है ट्रिब्यूनल की। पार्टिकुलरली ये आपके रूप में आपके ऊपर जो है आर्थिक दंड लगाते हैं, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपये ऐसा जुर्माना लगाते हैं और सुनवाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितने सारे केसेस हैं जो कि पेंडिंग चल रहे हैं। आदमी के ऊपर खाली दहेज का ही केस चल जाता है तो 5-5 साल, 6-6 साल, 10 साल वो घिसटते रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई पर्यावरण का केस कोर्ट में जाए, वो केस घिसटते ही ना रहे, इस चक्कर में हमारा पूरा पर्यावरण डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसी के चलते चलते सरकार ने व्यवस्था करी थी कि हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लेकर के आएंगे ताकि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी सुनवाई है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो एनजीटी को हमने इस्टेब्लिश करे थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से, ताकि हम इफ़ेक्टिव तरीके से, एक्सपीडिशियस तरीके से डिस्पोज कर सकें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कानून को एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस। इसके मेंबर की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? करेंट में 10 एक्सपर्ट मेंबर हैं और 10 जुडिशियल मेंबर यहाँ पर काम कर रहे हैं। चूँकि ये जो कानून कहता है ये अलाउ करता है कितने 20 ऑफ ईच, मैक्सिमम आप 20 रख सकते हैं। इसमें रहता है चेयरमैन, प्रशासनिक रूप से हेड रहता है चेयरमैन, मतलब सबसे ऊपर बैठता है चेयरमैन। और ये जो है जुडिशियल आल्सो सर्व्स एज ए जुडिशियल मेंबर, इसको जुडिशियल मेंबर के रूप में भी काम करने का मौका मिलता है एंड इज़ रिक्वायर्ड टू बी ए सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? आपने सर्व किया हो, या तो आप नौकरी कर रहे हैं, या फिर आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं। सिलेक्शन की बात करें तो जो मेंबर होते हैं उनको चूज़ किया जाता है एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। इसके हेड रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दैट रिव्यू देयर एप्लीकेशन एंड कंडक्ट इंटरव्यू, आवेदन को देखेगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। तो जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं ये चूज़ किए जाते हैं एप्लीकेंट में से, हु आर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ये लोग आवेदन देते हैं, आवेदन से इनका सिलेक्शन होता है। इसमें कुछ एक्सपर्ट मेंबर भी बैठाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कि या तो सर्विस कर रहे हैं या फिर रिटायर हो गए हैं, ये ब्यूरोक्रेट के रूप में काम कर रहे थे। नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे आपकी पोस्ट नहीं होना चाहिए, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है या फिर रिटायर हो गए हैं। और नॉट बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इफ सर्विंग अंडर ए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में आपकी नौकरी है तो आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जिसमें आपने डील किए थे पर्यावरण से रिलेटेड मैटर को। अदर फैक्ट की यदि हम बात करें, ये जो ट्रिब्यूनल होता है ये बाउंड नहीं है बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो नियम कानून हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है ये ट्रिब्यूनल, बट शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये किसके ऊपर काम करता है? नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है। ट्रिब्यूनल इज मैंडेट टू मेक एंड endeavor फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम। तो ट्रिब्यूनल को अनिवार्य कर दिया है कि 6 महीना के भीतर में आप अपना निपटारा कर दीजिए केसों का।